हेलो बच्चों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानकुल। ज्ञानकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का बच्चों नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमको इसको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि वैद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना बच्चों। वैद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, उस कहानी को थोड़ा मैं आपको सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, तो होता क्या है, लगभग 600 BC 600 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, लगभग 2600 वर्ष पहले 2600 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। जिनका बच्चों क्या नाम था? जिनका बच्चों नाम था थेल्स। जिनका नाम था बच्चों क्या? थेल्स। जिनका नाम थेल्स था। ठीक है, वो अंबर नामक पदार्थ को फर अथवा ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो यह पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता है। ठीक है, यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता है। ऐसा ही होता रहता है। ठीक है, अंबर की पदार्थ को किसी ऊनी कपड़े या फर से रगड़ते हैं तो उन दोनों में रगड़ने पर बच्चों क्या आता है? आवेश आता है। अब जैसे किसी बॉडी में आवेश आ जाता है ना, तो होता क्या है कि वो बॉडी अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। मतलब बहुत ही छोटी वस्तुओं क्या करेगी वो? आकर्षित। जैसे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े हों, उनको आकर्षित कर लेगी, धूल को आकर्षित कर लेगी और छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित कर सकती है। ठीक है, ये गुण आ गया। तो दार्शनिक थेल्स देखते हैं और इसके बाद एक ये जादू जैसा हो जाता है। ठीक है ना, तो कई सालों तक ये सिलसिला जैसे चलता रहता है। तमाम बच्चे आते हैं, ऐसे करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन नजर पड़ती है सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम होता है गिलबर्ट। जिनका बच्चों क्या होता है नाम? गिलबर्ट। इन्होंने कहा यार केवल अंबर की छड़ को, केवल अंबर नामक पदार्थ को केवल जो है ऊनी कपड़े से रगड़ने पर ही आपका आवेश उत्पन्न नहीं होता है। और भी जो है पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा कंघा है। ठीक है, कंघे को हम जब अपने बालों से रगड़ते हैं तो उस पर भी आवेश आ जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे बहुत से पदार्थ हैं। ठीक है, गंधक हो गया, एबोनाइट हो गया, कांच हो गया, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, ठीक है, जिसको बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे, उन पे आवेश आता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा जो है हम अगली स्लाइड में बच्चों करने वाले हैं। तो मैं आपको अगली स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा से समझाने वाला हूं कि स्थिर जो है आवेश क्या है और गतिमान आवेश क्या है। ठीक है बच्चों, तो अगली स्लाइड में चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, स्थिर विद्युत लिखा हुआ है यहां पर। क्या लिखा हुआ है हमारा? स्थिर विद्युत लिखा हुआ है यहां पर। तो स्थिर विद्युत क्या है? स्थिर विद्युत की अगर डिफिनीशन की बात करूं बच्चों, ठीक है, तो ऐसी वस्तु जिस पर आवेश स्थिर होता है, उसे हम उस वस्तु पर स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कंघे से अपने बाल को रगड़ा, ठीक है, अपने बाल को रगड़ा, तो होता क्या है कि कंघे में हमारा आवेश आ जाता है। क्या आता है? आवेश। तो वो आवेश कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता, कंघे से बाहर वो जा नहीं सकता। तो इस टाइप के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश। ठीक है, ये देखो दूसरा नंबर क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा नंबर ये है कि यह आवेश
केवल विद्युत रोधी पदार्थों पर पाया जाता है, विद्युत रोधी पदार्थों पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए जो है ये आवेश आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्थिर विद्युत के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है समझेंगे चालन वैद्युत की क्या है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं चालन वैद्युत की या धारा विद्युत। ऐसी वस्तु बच्चों क्या है, ऐसी वस्तु जिस पर आवेश गतिमान होता है, उस वस्तु को हम धारा विद्युतमय कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई यहां पर ये एक वायर है। क्या है ये? वायर। ये एक बच्चों क्या है? वायर। ठीक है, अब इस पर क्या होगा, इस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसको एनर्जी दी जाएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जब ये आगे की ओर बढ़ने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अपने साथ किसको लेके जाते हैं? अपने साथ बच्चों किसको लेके जाते हैं? ये आवेश को लेकर जाते हैं। तो ऐसे चालक हमारे क्या कहलाते हैं? धारा विद्युत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धारा विद्युत मय चालक कहलाते हैं, जो धारा को क्या करते हैं? अनुमति करते हैं, मतलब आवेश फ्लो को बनाए रखते हैं। समझ में आई ना बात बच्चों? तो धारा विद्युत के बारे में हमने समझ लिया और स्थिर विद्युत के बारे में समझ लिया। तो बच्चों हम लोगों को इस जो है चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत का मतलब यह है कि जहां पर आवेश क्या किसी वस्तु पर इकट्ठा रहे या एकत्रित रहे, कहीं इधर उधर ना जाए, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो डिफरेंस बताए। ठीक है, आपको स्थिर विद्युत और जो है धारा विद्युत के बारे में बता दिया। ठीक है ना? ठीक, देखो स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड जो है धारा विद्युत ये करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग अब अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं। कुछ आपको समझाना चाहता हूं कि वैद्युत आवेश है क्या। आखिरकार वैद्युत आवेश बच्चों है क्या? जब हम भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में हल्की हल्की वस्तुओं, क्या बच्चों? वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं आपको। मान लेते हैं कोई दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु ए है। ठीक है बच्चों, ये वस्तु जो है ये वस्तु बी है। ये वस्तु ए, ये वस्तु बी। अब इन दोनों को आपस में परस्पर रगड़ा गया। ठीक है, जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ा जाएगा तो होता क्या है? किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जाते हैं, किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों बॉडी हैं, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आए, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए यूं।
ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में आए उतने ही इसमें प्रोटॉन रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? प्रोटॉन। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अब क्या होता है। अब ये होता है कि वस्तु ए, वस्तु बच्चों ए, वस्तु ए जो है धनावेशित हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? धनावेशित। ठीक है, वस्तु बी बच्चों क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। ऋणावेशित। ठीक है, ऋणावेशित। ये धनावेशित हो गई आपकी, ये ऋणावेशित। अब दो वस्तुओं को आपस में हमने जो है घर्षण कराया था। ठीक है, तो अब इन दोनों वस्तुओं में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या आ जाता है? इसमें गुण आ जाता है। ठीक है, अगर इस वस्तु के सामने में छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेके आऊंगा, ठीक है, तो या धूल के कण होंगे, तो वस्तु ए क्या करेगी? आकर्षित कर लेगी। समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है, तो यही परिभाषा है। अगर वैद्युत आवेश की परिभाषा बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप लोग यही बताएंगे कि जब हम दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं, स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आई ना बातें एकदम बेहतरीन तरीके से? अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यहां पर आपका जो है वैद्युत आवेशों के प्रकार क्या दिया गया है? वैद्युत आवेशों के प्रकार। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा है तो एक में पॉजिटिव चार्ज आया है, दूसरे में निगेटिव चार्ज आया है। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं आया है। लेकिन जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश ये दोनों आए हैं। अब इनको मैं तो पता नहीं कर पाया, ठीक है, इसको किसी एक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। जब ये चीज उसने बताई थी तो उसको कहा गया, ऐसा है भाई, तुमको हम लोग इसका मात्रक बना देते हैं, तुमको इसका हम सबसे छोटा मात्रक बना देते हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो उनके नाम पे सबसे छोटा मात्रक पड़ा। ठीक है, अगर सबसे छोटा मात्रक पूछा जाएगा आवेश का तो आप लोग क्या बताओगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है बच्चों। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं धनात्मक आवेश क्या है और ऋणात्मक आवेश क्या है। ठीक है, जिस वस्तु पर जिस वस्तु पर जिस वस्तु पर जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, कमी होती है, हम उस वस्तु को धनावेशित मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? धनावेशित मान लेते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ऋणात्मक आवेश के बारे में जानते हैं। ऋणात्मक आवेश क्या है? ठीक है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसे हम ऋणावेशित वस्तु मान लेते हैं। मान
मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या मान लेते हैं? ऋणावेशित वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, तो कई प्रयोग किए गए इसमें कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी, कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। ठीक है, तो इसके बारे में जो प्रयोग किए गए उस प्रयोग को मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है, वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके। ठीक है, तो हम लोग यहां समझेंगे वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, तो एक जो कांच की छड़ होती है, क्या होती बच्चों? कांच की छड़ होती है, उसको रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तब क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं बच्चों, ये कांच की छड़ है। किसकी छड़ है? ये कांच की छड़ है। ठीक है, ये हमारा जो है रेशम का कपड़ा है। ये क्या है बच्चों? ये रेशम का कपड़ा है। दोनों को आपस में क्या कराया गया? दोनों को आपस में हम लोग रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं। ठीक है, ये क्या है? कांच की छड़। ये क्या है? रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। ठीक है, अब जब दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा गया, ठीक है, तो होता ये है कि जो है इस जो कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाते हैं? रेशम के कपड़े पर आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं रेशम के कपड़े पर, ठीक है, उसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आए उतने ही यहां पर जो है प्रोटॉन रह गए। ठीक है, उतने ही प्रोटॉन रह गए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो हो जाएगा वो किस प्रकार का चार्ज होगा? ये वस्तु हो जाएगी हमारी धनावेशित, मतलब इसमें कैसा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, ऋणावेशित। ऋणावेशित, ठीक है, इसमें बच्चों आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज। तो आप लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कांच की छड़ से इसमें निकल के आए हैं। इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, बिना द्रव्यमान के है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका द्रव्यमान यहां पर द्रव्यमान होता है तो अब जो है इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका सीधी सी बात है, इसके मास में जो है वृद्धि हो जाएगी, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा, इसका द्रव्यमान जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान में द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि, वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन ये दे ही देगा, ठीक है, कांच का छड़ जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें हो जाएगा भैया द्रव्यमान में कमी। इसके द्रव्यमान में क्या होगी? इसके द्रव्यमान में बच्चों हो जाएगी, इसके द्रव्यमान में हो जाए, इसके द्रव्यमान में हो जाएगी कमी। द्रव्यमान में क्या होगी? द्रव्यमान में कमी। ठीक है,
कुछ इस तरीके से होगा, इसके द्रव्यमान में कमी होगी और इसके द्रव्यमान में अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर किसी दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो उस वस्तु में होता क्या है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ गए उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए उसका द्रव्यमान में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैंने किया क्या था, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था। किससे रगड़ा था बच्चों? रेशम से। ठीक है, अब जो है इस क्रियाकलाप को मैं कुछ दूसरी तरीके से करूंगा। अब मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है, एक रबड़ की छड़। किसकी छड़? रबड़ की छड़। ये बच्चों रबड़ की छड़ है। ये रबड़ की छड़ लेते हैं बच्चों, ये रबड़ की छड़ है। ठीक है, और इसको रगड़ते हैं हम लोग बिल्ली के खाल से। ये हमारी बिल्ली की खाल है। ठीक है, किसकी खाल है बच्चों? बिल्ली की खाल। ये क्या है बच्चों? रबड़ की छड़। रबड़ की, ये रबड़ की छड़ है। दोनों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है। तो होता क्या है इसमें? इसमें यह होता है कि इससे बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पर चले जाते हैं? ये चले जाते हैं आपके रबड़ की छड़ में। तो जब रबड़ की छड़ में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाया जाएगा। ठीक है, और जो है इसमें जो धन आवेश होगा, अब ये वस्तु क्या हो जाएगी हमारी? धनावेशित हो जाएगी। और ये वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। एक वस्तु धनावेशित, एक वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने पहले प्रयोग को बताया उसी प्रकार ये दूसरा प्रयोग है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग रबड़ की छड़ को और वो कांच की छड़ को आपस में लेके आए, ठीक है, आपस में अगर लेके आते हैं, तो कांच की छड़ को आपने देखा हुआ है बच्चों कि जो कांच की छड़ थी उसमें किस प्रकार का चार्ज था? उसमें पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज था। और इसमें किस प्रकार का चार्ज है बच्चों? इसमें निगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों को पास में लाया गया, प्रयोग के माध्यम से जब इन दोनों को किसमें लाया गया? पास में लाया गया, तो होता यह है बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। क्या करने लगी? अट्रैक्ट करने लगी। अट्रैक्ट करने लगी। क्या करने लगी? आकर्षित करने लगी। आकर्षित करने लगी। तो यह देखा गया कि दो जो है हमारे जो आवेश हैं, जो समान प्रकार के, जो असमान प्रकार के आवेश हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो हमको यहां से ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज और हमारा निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब अगर हम लोग, अगली स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, अगर मैं निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाली बॉडी को एक पास रखता हूं, तो एक दूसरे को क्या करती हैं? भगाने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे से हटाने की कोशिश करती हैं। तो यहां पर हम लोग ये पाए कि एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित। ठीक है, प्रतिकर्षित करती हैं। अगर धन आवेश और धन आवेश को एक दूसरे के पास रखा गया, तो इसमें भी इसी प्रकार की क्रियाकलाप हुई। तो ये क्या करते हैं? ये भी प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों एक दूसरे को। क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर दो पॉइंट निकल के आते हैं बच्चों। वो जो दो पॉइंट हैं उनको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। पहला पॉइंट है कि समान प्रकार के आवेश
समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? असमान प्रकार के आवेश। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों? ठीक। तो इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं अपने अगले स्लाइड में। ठीक है। देखो एक प्रयोग और किया गया, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारा कंघा होता है, क्या होता है बच्चों? जो कंघा होता है, ये कंघा है। क्या है बच्चों? ये कंघा। और ये हमारे बाल। ठीक है। जब हम लोग कंघी करते हैं ना, तो होता क्या है, ये जो कंघा होता है इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके, बच्चों किससे? इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके इसमें चले जाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है? जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के चले आएंगे उसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं जो हमारा कंघा होता है उसमें धन आवेश आ जाता है, धन आवेश। और इसमें क्या होता है? ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है। तो आप कभी न कभी ऑब्जर्व तो किए होंगे, जब हम लोग कंघे को छोटी छोटी वस्तुओं के पास, जैसे हम कंघा करते हैं, इसके बाद छोटी छोटी वस्तुओं को पास में रखते हैं, तो वो क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये गुण क्या होता है भाई? आवेशित होना ही ये गुण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है। आपने ये देखा कि मैं दोनों पदार्थों को सिर्फ घर्षण द्वारा क्या किया? आवेशित किया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं। तो आवेशन के प्रकार, क्या बच्चों? आवेशन के प्रकार। ठीक है। देखो पहले आपका लिखा हुआ है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशित आवेशन ये होता है कि किसी आप दूसरे व्यक्ति से प्रेरित होकर के आवेशित हो गए, किसी आप दूसरे व्यक्ति से प्रेरित होकर आवेशित हो गए। ठीक है। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। समझना थोड़ा से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है। जैसे बच्चों मैं कोई गोला बनाता हूं, विद्युत रोधी गोला, मतलब कि ये विद्युत रोधी गोला है और इसका ये स्टैंड, कुछ इस प्रकार का स्टैंड होता है। ये विद्युत रोधी गोला होता है। ठीक है। अगर इस विद्युत रोधी गोले को, इस विद्युत रोधी गोले को बच्चों किसी वस्तु द्वारा इसको आवेशित किया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर कोई धनावेशित वस्तु इसके पास लाया जाएगा, अगर लाई गई वस्तु, तो अब इस गोले के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? उनको अपनी ओर भाई आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और प्रोटॉन
पॉजिटिव चार्ज जो है इससे भागेगा दूर, तो ये पहुंच जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ठीक है, दूसरे किनारे की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको किसी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब किसी पृथ्वी से जोड़ देंगे तो होगा क्या, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इस पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। जब ये चला जाएगा तो हमको रिजल्ट ये मिलता है कि जो गोला हमको ये मिलता है वो हमारा ऋणावेशित हो जाता है। किस प्रकार का गोला हो जाता है, ऋणावेशित। तो आपसे अगर पूछा जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, तो बताएंगे आप लोग कि प्रेरण द्वारा आवेशन इस प्रकार से होता है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु को हम किसी गोले के पास ले जाएंगे तो उसमें उतना ही विपरीत प्रकार का आवेश आएगा, उतना ही विपरीत प्रकार का आवेश आएगा बच्चों, ठीक है। तो यदि मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं आपसे कि अगर गोला हमारा यही है, गोला हमारा यही है, गोला हमारा बच्चों यही है, ये स्टैंड, ठीक है। अब इसके पास कोई ऐसी वस्तु लाते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों इसमें, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब अगर इसमें माइनस कण है, माइनस पार्टिकल्स हैं, ये प्लस पार्टिकल को अपनी ओर गोले से खींचेगा अपने पास। तो जब गोले से अपनी पास खींचेगा तो इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें इसके पास धन आवेश आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा ऋण आवेश, और इसको किसी पृथ्वी से हम लोग जो है, पृथ्वी से जो है जोड़ देते हैं किसी तार द्वारा। तो होगा क्या, ऋण आवेश पूरा पृथ्वी में चला जाएगा और वस्तु हमारी कैसे मिलेगी हमको, हमको बच्चों वस्तु मिलेगी धन आवेशित। क्या मिलेगी बच्चों, धन आवेशित वस्तु मिलेगी हमको। कैसे मिलेगी बच्चों, धन आवेशित वस्तु, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वस्तु हमको मिल जाएगी, ये इसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब बच्चों मैं जो है अगली स्लाइड पे चलता हूं। घर्षण द्वारा आवेशन, फिलहाल अभी तक मैंने घर्षण द्वारा आवेशन ही आपको बताया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं मैं कि अगर दो बॉडी हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ये ठीक है, बॉडी बी, इन्हें आपस में क्या किया गया है, घर्षण कराया गया है। तो होता क्या है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी जो है बी में चले गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल के इससे गए उतने इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें आ गया भैया निगेटिव चार्ज। तो एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित, धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित, ये हो गई ऋणावेशित, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इसके 2 पॉइंट लिखने योग्य हैं कि घर्षण द्वारा केवल विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है, चालक पदार्थ को नहीं। एक एक्सेप्शन क्या है बच्चों, चालक पदार्थ को नहीं, चालक पदार्थ को नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहूं मैं इसका, तो दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकार से आवेशित होंगी। किस प्रकार से आवेशित होंगी, दोनों विपरीत प्रकार से
आवेशित होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चालन द्वारा आवेशन, बच्चों क्या है यहाँ पर लिखा है आपका, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जो है कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपकी क्लास इस तरह लगातार चलती रहेगी। आपको बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपको दूंगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद। आज की समाप्ति यहीं पर।